हेलो एवरीवन भाई, क्या हाल है? कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, समझ सकते हैं बच्चा लोग। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोग। एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए बच्चा लोग, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या हाल है? कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा टेक्निकल इशू। राधे राधे, वेलकम वेलकम बच्चा लोग, जल्दी से आ जाइए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए तुरंत के तुरंत। क्लास क्लास नहीं रुकनी चाहिए, 3 घंटे जबरदस्त महा मैराथन। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज। बहुत बढ़िया, वेलकम 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 बच्चा लोग। फार्मेसी इंडिया हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी पर दोनों पर बिलीव रखता है, याद रखिएगा। इसी तरह से हम लोगों ने यहां पर 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है मिलाकर, ठीक है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का महा मैराथन चल रहा है, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कोई क्लास रुकनी नहीं चाहिए, कोई क्लास रुकनी नहीं चाहिए। और यहां पर मैं आज बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, फिल इन द ब्लैंक्स की, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की। पर जिस उससे पहले, अगर आपने फार्मेसी इंडिया का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक डी फार्मा के लिए फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का फंक्शंस क्या क्या है? ब्लड बैंक का फंक्शन क्या क्या है? सिंपल सी बात है, अगर इसको शब्दों में तोड़ दें तो यहां पर बैंक किस लिए काम आता है? भाई बैंक पैसा कमाने के लिए, बैंक पैसे के लिए होता है। पैसा क्या करता है? वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां पर जरूरत होती है वहां पर, ठीक है, मतलब रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ब्लड बैंक भी वही करता है, स्टोरेज करता है खून का, ब्लड का स्टोरेज करता है, ठीक है। उसी के बाद क्या करेगा? उसी के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देगा, जिस एरिया में जहां पर जिस ग्रुप की ब्लड की जरूरत है वहां पर प्रदान करेगा। तो यही चीज बोली गई। हिंदी इंग्लिश में यहां पर हमने दे दिया, इंग्लिश में, और हिंदी में यहां पर दे दिया, ठीक है, हिंदी में दे दिया रक्त के कार्य, ब्लड, ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड बैंक। देखो, स्टोरेज ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, पहला पॉइंट स्टोरेज हो गया। दूसरा, ब्लड ग्रुपिंग एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। भाई ब्लड ग्रुपिंग की किस एरिया में, कहां पर ब्लड ग्रुपिंग या किस हॉस्पिटल में जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसी के बाद बात करते हैं डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटिपिकल एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम। नेक्स्ट, इश्योरेंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स और क्लिनिशियल रिक्वेस्ट, मतलब जहां पर खून की कमी है वहां पर अवेलेबल कराना, ठीक है, स्टोर करना ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोएक्टिव रोल इन हॉस्पिटल ट्रांसफ्यूजन कमेटी, भाई हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक रहेगा तो वहां पर ट्रांसफ्यूजन मतलब खून की जो आपूर्ति है उसको पूरा करना। क्लियर हो गया है? चलिए, तो दीज आर द फंक्शंस, ये हिंदी में दे दिया है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोमेडिकल वेस्ट पर, उसके बेसिक एस्पेक्ट्स बताइए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 जो पहली बार हमें देख रहा है, यहां पर क्वेश्चन में चलना है, क्वेश्चन के महत्व में समझना है। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करना है ये पूछा है। बायोमेडिकल, भाई जो हमारा वेस्ट है, जो मेडिकल वेस्ट होता है, जो ऐसे एक्सपायर्ड ड्रग, आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे एक डब्बा अलग से रहता है, कोई सिरिंज अगर यूज करी उसको उसमें डाल दिया, वेस्ट कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा, एक्सपायर्ड ड्रग है, उनको उस डब्बे में डाल दिया कि ये बायोमेडिकल वेस्ट में आ गए, उसको मैनेज करना 2016 के रूल के तहत यहां पर अब बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है,
एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फार्मा मैन्युफैक्चर टू डिस्पोजल ऑफ फार्मा मेडिकल वेस्ट, जैसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जनरेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। एक्सपायर्ड ड्रग, ठीक है, एक्सपायर्ड हो गया, जिसको यूज नहीं किया, कंटेमिनेटेड पैकेजिंग हो गई, उसको मैनेज करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट में पहला पॉइंट आता है आपका सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब आपने देखा होगा, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, चार तरह के डस्टबिन रहते हैं, ठीक है। ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, और एक दो और होते हैं, ठीक है। चार तरह के, वो चार तरह के मतलब भाई इसमें ये वाला वेस्ट जाएगा, इसमें ये वाला जाएगा, इसमें ये वाला जाएगा। लेट सपोज एग्जांपल है, सेग्रीगेशन का मतलब समझा रहा हूं। सेग्रीगेशन में ये एक हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। मैंने कहा ए में केवल प्लास्टिक जाएगा, ए में प्लास्टिक जाएगा, बी में हमारा वो पट्टी वाला कपड़ा जाएगा, सी में क्या जाएगा, वो सुई जाएगी। ये तीन वेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल या डिस्पोजल क्या है? फार्मास्यूटिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड बाय द इंसिनरेशन और थ्रू ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स और कलेक्टर्स। डिस्पोजल का मतलब कि उनको नष्ट करना। नष्ट करने में एक दो लाइनें याद रख लीजिएगा, पहले तो अलग अलग कर दिया, अब नष्ट कैसे करोगे कि भाई हमारे पास या तो इंसिनरेशन होना चाहिए, ये मशीन लिख लेना, याद रख लेना इंसिनरेशन। अगर पूरा आंसर भी याद ना रहे कि इंसिनरेशन और रिसाइकलर की मदद से उसको नष्ट कर दिया। तीसरा है रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब बताइए? रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब भैया सीधी सी बात है, यहां पर बोला फार्मास्यूटिकल उद्योग को हमें जो अगर डिस्पोजेबल वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहीं पर पहुंचा देना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ठीक है। एसडीआर के नाम से याद रखिएगा, सेग्रीगेशन, डिस्पोजेबल और रिवर्स लॉजिस्टिक, ठीक है। ये तीन शब्द जरूर याद रखिएगा, ठीक है भाई। एक अपने क्लास ग्रुप में जरूर पहुंचा दीजिएगा मैसेज, हम हर दिन ऐसे ही क्लास लेने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, डीईसी के बारे में बताइए। ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में बताइए। सीधी सी बात है, इसको चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, रिकमेंडेशन पूछ रहा हूं, कई बार आ सकता है भाई। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। पहला रिकमेंडेशन सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल को संगठित करना, ठीक है। दूसरा क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल मशीनरी। ड्रग कंट्रोल मशीनरी क्लियर कीजिएगा, ड्रग कंट्रोल मशीनरी को क्रिएट करना। तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विपमेंट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। भाई चोपड़ा कमेटी के तहत क्या, काउंसिल्स को बनाना और लेबोरेटरीज को बनाना, ठीक है। लेबोरेटरीज को बनाना, पॉइंट में देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। लॉ एंड एथिक्स में क्या होता है मैं बता देता हूं। लॉ एंड एथिक्स में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख सकते हैं, इसमें बना के नहीं लिखा जा सकता, इसमें बनाकर लिखा नहीं जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये तीन पॉइंट भाई, काउंसिल्स की संगठन करना, ठीक है, और क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल मशीनरी, और हमारी जो लेबोरेटरीज हैं उनके इक्विपमेंट्स को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस। मेडिकल जो डिवाइस हैं उनकी कैटेगरीज कैसे, कई बार क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस। कई बार क्वेश्चन बन सकता है, मेडिकल डिवाइस का क्या देना है, क्लासिफिकेशन देना है। क्या देना है, मेडिकल डिवाइस का क्लासिफिकेशन देना है। क्या ये बात क्लियर है?
अब मैं यहां पर बता दूं, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 कैटेगरी हैं, ए बी सी डी। याद करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। क्लास ए के तहत वो डिवाइस आएंगे जो लो रिस्क लेवल पर हूं, जो लो रिस्क लेवल पर हूं। एग्जांपल थर्मामीटर, टंग डिप्रेशर, लो रिस्क, ए के नाम से जो लो रिस्क लेवल, लो, ठीक है। यहां पर क्लास बी में लो टू मीडियम, क्लास बी में देखो याद करने का तरीका बता दे रहा हूं, लो टू मीडियम, वो डिवाइस जो जिनका रिस्क लेवल लो टू मीडियम होगा। एग्जांपल क्या क्या है, हाइपोडर्मिक निडल्स और सक्शन इक्विपमेंट्स। क्लास सी में क्या होगा, क्लास सी में हमारा मॉडरेट टू हाई आएगा। देख लो, समझ लो बच्चा, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट टू हाई, केवल सारी चीजें सेम है, डिवाइस, वो डिवाइस जो मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे। एग्जांपल लंग्स का वेंटिलेटर, ठीक है, बोन फिक्सेशन प्लेट, ये मॉडरेट टू हाई रिस्क में आते हैं। उसी के बाद डिवाइस जो हार्ट मेनली हाई रिस्क पे है, ठीक है, जैसे हार्ट की वॉल हो गई, इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर हो गया, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज हैं। चारों कैटेगरीज को अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मेडिकल डिवाइस में कुछ आंसर नहीं बन रहा, आपका लिखना क्या है। ये जो मेडिकल डिवाइस हैं, ये रिस्क को लेकर दिमाग में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ए लो रिस्क, ठीक है, बी थोड़ा सा उससे ज्यादा, सी थोड़ा सा उससे, डी हाई रिस्क वाले, ठीक है। 4 कैटेगरी। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट इज क्लियर। यहां पर बताइएगा भाई, यहां पर बताइएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर करिएगा। सभी लोग क्लियर हो रहा है बच्चा लोग, क्लियर हो रहा है? यस एवरीवन, नीरज बहुत बढ़िया, क्लियर कीजिएगा भाई, मेरे एक बार मुझे क्लियर कीजिएगा, सभी लोग क्लियर करिएगा। और ये जितने आईडी वाले हैं ना भैया, आईडी वाले, बीटीयूपी का रिजल्ट आने दो, फिर आईडी मांगते फिरना कॉलेज के बाहर कि सर बैक लग गई, कैसे करवाएंगे क्लियर, ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी आईडी जब्त हो जाएगी, तब देखना। इस बार तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। पहले ही जो नहीं पढ़ने वाले ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं बच्चा लोग, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा। फार्मेसी इंडिया पहले ही आपको अवगत करा रहा है, इंडिया में कोई ऐसा चैनल नहीं है, इंडिया में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो महामैराथन करा दे। और बताऊं मैं आपको सच्चाई, एक कड़वा सच, बेटा यहां पर हम पढ़ा रहे हैं 3-3 घंटे, उसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी। कोई दूसरा चैनल इसी चीज का 999 रुपए लेने लगे, भाग भाग के सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। अभी हमने एक शुरुआत करी, अभी तो आप आईडी ले लो, आईडी दे दो, इन्हीं में रह जाओगे। मैं सच्चाई बोल रहा हूं बेटा, इसी वजह से डी फार्मा में लाइव क्लासेस बहुत कम लोग ले पाते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, और शायद बुरा भी लग जाए। इंसान को अपनी चीजें पता होती हैं कि वो कितने पानी में है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पीसीआई इंस्पेक्टर। पीसीआई इंस्पेक्टर के, पीसीआई इंस्पेक्टर का क्या क्या ड्यूटीज होता है। पहला, फार्मेसी कॉलेज का निरीक्षण करना कि भैया फार्मेसी कॉलेज चल रहे हैं, वो उन सही से एफिलेटेड हैं, मतलब जो उन्होंने लैब दिखाई थी वो सही है। सीधी सी बात है कि इंस्टीट्यूट अप्रूवल पीसीआई इंस्पेक्टर ही करता है। साल में एक बार पीसीआई इंस्पेक्टर आता है और चेक करता है कि भैया ये सही है कि नहीं, लैब जो बनाई है वो सही है, क्लासरूम इतना ही बड़ा होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे ही लगे होने चाहिए, ये चीज हमारी क्लियर करता है कौन, पीसीआई इंस्पेक्टर। दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग को चेक करता है, बिल्डिंग को कि इतनी ही बिल्डिंग की जरूरत थी क्या, डी फार्मा का कॉलेज है तो इतने कमरे होने चाहिए क्या, इतने वाटर कूलर होने चाहिए क्या। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जो रजिस्टर बनाए जाते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, लैब मैनुअल्स का रिकॉर्ड और अपने टीचर्स की सैलरी का रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस मशीन्स, मॉनिटरिंग ऑफ कोर्सेज, जो कोर्स चल रहे हैं, और रिन्यूअल कि भाई रिन्यूअल जो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
याद रखिएगा, पॉइंट क्लियर हो गया। ये पीसीआई इंस्पेक्टर्स के रोल होते हैं, ये दीज आर द रोल्स ऑफ द पीसीआई इंस्पेक्टर। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है भाई, यहां पर बोला कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कुछ टर्म्स हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है बेटा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों की सुबह चलती है। ठीक है, अच्छा जी, जाहिद खान ने बोला सर हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाओ। जय हिंद सर, जरूर समझाएंगे बेटा, ये तो पढ़ लो पहले, 22 तारीख को एग्जाम है, हर इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से कैसे, फिर चैप्टर से कि सर अब इंपॉर्टेंट बता दो। ठीक है, ठीक है, अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत यहां पर पूछ रहे हैं कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर कौन होता है, स्पूरियस क्या है, कॉस्मेटिक्स क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ठीक है, अब ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, वो इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। याद रखिएगा, ड्रग इंस्पेक्टर कौन है, ड्रग इंस्पेक्टर वो है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर अब यहां पर सिंपल सी बात है, वो क्या चेक करता है, मॉनिटर सेफ्टी, यूटिलिटी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग टिल इट्स सेल। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पर दवाई बन रही है और जहां पर बिक रही है, उनको चेक करता है, क्वालिटी चेक करता है, सेफ्टी चेक करता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। क्या ये बात क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट इज क्लियर। यहां पर ड्रग इंस्पेक्टर कौन, ड्रग इंस्पेक्टर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। दूसरी बात, स्पूरियस ड्रग कौन सी होती है, स्पूरियस ड्रग कौन सी होती है। ठीक है, स्पूरियस ड्रग, ठीक है, स्पूरियस ड्रग का मतलब वो ड्रग जो कि किसी दूसरे नाम की ड्रग हो। लेट सपोज मेरे पास ये एक रिमोट है, मैं इस पे दूसरी कंपनी का छप्पा लगा दूं और दूसरा रिमोट बोल दूं, दैट इज स्पूरियस ड्रग, दैट इज स्पूरियस ड्रग। क्लियर करिएगा बच्चा लोग, यहां पर एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिएगा कि अब क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस, मुझे क्लियर कीजिएगा, ये चीजें क्लियर हो गई हैं सभी लोग। देखिए, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें बनाकर लिखोगे कॉपी कट जाएगी, बैक करना 3-3 4-4 साल वाले हैं जो बैक लेकर बैठे हैं। ठीक है, 4-4 साल लेकर बैठे हुए हैं बैक, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें बैक लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का मतलब क्या है, कॉस्मेटिक्स का मतलब क्या है, कॉस्मेटिक्स वो सब्सटेंस है जो हमारी अपीयरेंस को, जो हमारी सुंदरता को सुधार दे। यहां पर बोला गया ऐसा आर्टिकल जो कि हम स्किन पर रब करें, छिड़कें, स्प्रे करें हमारी बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर, उसको क्लींजिंग करने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा, वो कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में यहां पर बोलना है भैया, सीधी सी बात है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के अंदर उन एडवर्टीजमेंट की लिस्ट दीजिए जो कि प्रोहिबिटेड हैं, प्रोहिबिटेड हैं। सिंपल सी बात मैं यहां पर क्लियर करता हूं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज से आप क्या समझते हैं? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज वो होती हैं जैसे कलावा बांध लिया भाई, यहां पर काला कपड़ा बांध लिया और बोल दो कि उससे सही हो जाओगे,
ठीक है, एक तांत्रिक आए, उन्होंने बोला झाड़ फूक से ये लो 4 5 6 और आप सही हो जाओगे। दैट इज ड्रग मैजिक रेमेडी, जादुई से, जादू ताकत से इलाज कर देना, वो ड्रग मैजिक रेमेडी के तहत आता है। बात को समझिएगा, ड्रग मैजिक रेमेडी में क्या आता है? ड्रग मैजिक रेमेडीज, हमने बोला एक तांत्रिक है कि भैया इनको इनको संतान नहीं हो रही है, झाड़ फूक हुआ, ठीक है, कि भाई इनको हो जाएगा, ठीक है, या इनके पैरों में दर्द है, या इनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, ये सब ड्रग मैजिक रेमेडीज जितने भी टीवी में ये आज चल रहा है, ड्रग मैजिक रेमेडीज के तहत आता है। मैं क्लियर करूंगा, यहां पर पॉइंट है, ठीक है। यहां पर बोला क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो क्लासेस जो कि जिन पर प्रतिबंध है, जिन पर प्रतिबंध है, जो कि करने, लेट सपोज पहला, लीफलेट्स और लिटरेचर अकंपनिंग पैकिंग ऑफ ड्रग, ऐसी पैकिंग जो कि मेनली कहे कि ये एक पुड़िया ले लो और सही हो जाओगे, एक पुड़िया ले लो सही हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स इन मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल्स, सीधी सी बात है भाई, जर्नल्स में ऐसे एडवर्टीजमेंट देना प्रतिबंध है, ठीक है। प्राइस लिस्ट ऑफ और थेरेप्यूटिक इंडेक्स पब्लिश्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ड्रग ड्यूली लाइसेंस्ड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, सीधी सी बात है, हर एक चीज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। यहां पर बोला गया ये लिस्ट है हमारी एडवर्टीजमेंट की, क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड। पॉइंट क्लियर हो गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है भाई? कई बार क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्रग मैजिक रेमेडीज आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, ऐसी दवाई जो क्लेम करती है कि ये बीमारी सही हो जाएगी, वो ड्रग मैजिक रेमेडीज में आती है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसको कहता है ये फ्रॉड है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ DPCO, दिस इज अ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि DPCO की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द, साइड हो जाते हैं बेटा, साइड हो जाते हैं। DPCO, देखिए यहां पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, इस बात को समझिएगा। ड्रग का प्राइस, अब मैं कह दूं ये मेरे पास ड्रग है, मैंने इसको कह दिया 10,000 दवाई, 10,000 रुपए इसका, मैंने कह दिया इसका 25,000 रुपए है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक रूल्स बनाए गए हैं कि इस कैटेगरी की दवाई इतने रुपए में मिलेगी, ड्रग का प्राइस जो है वो सेट किया गया है, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ DPCO, जैसे द न्यू ऑर्डर विल ब्रिंग 348 ड्रग्स एंड देयर 652 फॉर्मुलेशन अंडर प्राइस कंट्रोल। यहां पर बोला कि जो 348, ये तो समझ में आ गया DPCO क्या होता है, DPCO क्या होता है ये समझ में आ गया कि दवाइयों का प्राइस कंट्रोल करते हैं DPCO के तहत, ठीक है। पर 2013 में जो नई लिस्ट आई थी उसके तहत क्या कि 348 नई ड्रग और 652 नई दवाइयां आई थी, उनका प्राइस कंट्रोल किया गया। नई पॉलिसी में क्या था, यूजेस अ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म अगेंस्ट द अर्लियर प्रपोज्ड कॉस्ट प्लस मेथड, मतलब मार्केट को देखते हुए और पेशेंट को देखते हुए उनके प्राइस सेट किए गए। बोला ना, द सीलिंग प्राइस वुड बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइसेस, सबका एवरेज लिया प्राइसेस का और सीलिंग प्राइस सेट किया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा लिस्ट में क्या था कि भाई जो मार्जिन है होलसेलर्स का या रिटेलर्स का, वो उसको कट करके 8% किया गया, 16% किया गया, होलसेलर का 8%, रिटेलर का 16%। 2013 के तहत 2013 के तहत 2013 के तहत क्लियर हुआ।
भाई एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर हो रहा है बच्चा लोग? सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, याद रखिएगा किसी चीज की कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत के तुरंत कमेंट जरूर करिएगा, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द एमआरपी ऑफ नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर पर ध्यान रखना और कंट्रोल ओवर फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर्स। ये 6 पॉइंट्स हैं। पहली बात ये याद रखना 348 652। ठीक है, मार्केट बेस ध्यान रखना है, मार्जिन्स को और मॉनिटर करना है एमआरपी को। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए, नाउ नेक्स्ट है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CDSCO। CDSCO इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDSCO? CDSCO की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, हाँ, अक्षय ठाकुर ने बोला शुरू से पढ़ाओ। बहुत बढ़िया, शुरू से पढ़ाएं बेटा। ठीक है, और शुरू से पढ़ा दें तो यहां पर कुछ नहीं आया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। जब एग्जाम हो जाएंगे तब हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, CDSCO क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CDSCO? देखिए, CDSCO का पहली बात आप फुल फॉर्म बता देंगे, मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा इस चीज का। CDSCO का ऑब्जेक्टिव, सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द सिद्धांत ऑफ CDSCO? ठीक है, पहली बात यहां पर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। जो मार्केट में नई ड्रग आती हैं उनसे पहले हमें CDSCO से अप्रूवल लेना पड़ता है। पहली बात यहां पर यही चीज बोली गई। ठीक है, दूसरा इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, मतलब अगर ड्रग का आयात करना है तो उसकी लाइसेंसिंग प्रॉपर हमारा कौन करेगा? CDSCO करेगा। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ ब्लड बैंक, वैक्सीन्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स, इनका सबका लाइसेंसिंग CDSCO के तहत होगा। अमेंडमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, अगर कोई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल में कोई बदलाव लाना है वो CDSCO का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड GMP सर्टिफिकेशन इन स्कीम्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और GMP की जो सर्टिफिकेशन स्कीम है उसमें दखलंदाजी करता है CDSCO। बैनिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ड्रग हमारी खराब है या मार्केट के लिए बेकार है उसको बैन करने का काम करता है CDSCO। क्लियर है? उसी के बाद यहां पर मैं बात करता हूं ग्रांट टू टेस्ट लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस, NOCs फॉर एक्सपोर्ट। मतलब सीधी सी बात है, किसी ड्रग का अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लाइसेंस को ग्रांट करना, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना। अरे भैया फार्माकोथेरेपेटिक्स की PDF डलवा देंगे, नहीं मिल रही तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन यही देखते हैं, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन और गाइडेंस ऑन टेक्निकल मैटर्स। ठीक है, लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पॉइंट्स हैं सभी हमारे CDSCO के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the provisions under which the registered medicinal practitioner may terminate the pregnancy of a woman as per the MTP Act 1971। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट क्या कहता है ये समझ लीजिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन MTP एक्ट क्या कहता है? MTP एक्ट 1971। ठीक है, क्या होता था? पहले भ्रूण हत्या बहुत चलती थी। मेडिकल टर्मिनेशन मतलब अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, MTP एक्ट, पहले भ्रूण हत्या बहुत चलती थी।
उस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक एक्ट बना दिया सरकार ने कि भैया अब इसके अकॉर्डिंग आप अबॉर्शन करा सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ रूल्स दे दिए। रूल्स क्या क्या दे दिए समझिएगा। अबॉर्शन इतना आसान नहीं है, अबॉर्शन इतना, और ये करना भी नहीं चाहिए। पहले क्या होता था, भैया अल्ट्रासाउंड कराया, लड़की है तो मार दो, उसका भ्रूण हत्या कर दो, बहुत गलत बात है। पर एमटीपी के एक्ट के तहत क्या हुआ कि एमटीपी वालों ने क्या कहा कि भैया एक्ट वालों ने कि हम आपको कुछ संदेश देंगे, कुछ रूल्स देंगे, कुछ कानून बनाएंगे कि इनके तहत ही आप केवल टर्मिनेशन कर सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। जैसे कि अगर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, तब अगर वो कंसीव कर लेती है तो उस केस में अबॉर्शन हो सकता है। अगर लड़की फीमेल जो है वो मेंटली फिजिकली इतना एबल नहीं है कि उसको बच्चों अगर प्रेगनेंसी हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो तब अबॉर्शन हो सकता है। तीसरा, अगर लड़की माइनर है तो कहीं ना कहीं उस केस में भी हो सकता है। अगर लेट सपोज अल्ट्रासाउंड कराया, अगर बच्चे का लेट सपोज बच्चा डिफेक्टेड है, उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं, आंख नहीं बन रही है, उस केस में अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये आपके मेडिकल टर्मिनेशन, आरएमपी को, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हमारे डॉक्टर्स ही समझिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए, तो यहां पर पहली बात, वुमेन्स ऑफ 18 साल्स ऑफ एज और मोर हु आर लेस देन 18 साल्स विद द रिटन कंसेंट ऑफ गार्जियन, मतलब अगर 18 साल से ऊपर है और गार्जियन का रिटन कंसर्न होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अ प्रेगनेंसी विच इज नॉट मोर देन 12 वीक ओल्ड एंड द मेडिकल प्रेडिक्शनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट्स अ ग्रेव डेंजर ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन, मतलब लड़की की जान को खतरा है तो उस केस में अबॉर्शन करा सकते हैं। तीसरा, यहां पर बोला गया, ठीक है, प्रेगनेंसी विच इज मोर देन 12 वीक बट नॉट मोर देन 20 वीक प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन, ठीक है, अगर 12 वीक से ज्यादा है, 20 वीक से कम है तो हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में अगर दिक्कत है तब अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दुष्कर्म की वजह से हुआ तो उस केस में हमारा क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे, और उसी का ये हिंदी वर्जन है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? चलिए, नेक्स्ट है भाई लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। पहला लॉन्ग आंसर यहां पर आता है, गिव द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ अंडर एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। एनडीपीएस एक्ट 1985। मैं आपको ऐसा सारांश बता दूंगा, मैं आपको ऐसा सारांश बता दूंगा कि आप अगर इसको भी हिंदी और इंग्लिश मिलाकर लिख के आएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट, लेट सपोज मैं बात करूंगा, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है। एनडीपीएस एक्ट, जब ओपियम, चरस, अफीम, गांजा, इस तरह का प्रोडक्शन बहुत होने लगा था, ठीक है, नारकोटिक्स का, ठीक है, तो क्या हुआ, सरकार ने इस चीज का देखा कि भाई हमारे देश खराब हो रहा है, हमारा देश खराब हो रहा है, तो अब इसका रूल्स और रेगुलेशन बनाना चाहिए। ऐसी थोड़ी ना कि चरस अपने घर में बो दिया या ओपियम या फीम अपने खेत में बो दिया, वो तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या लागू किया, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का क्या किया उन्होंने, एक रूल बनाया। उसके तहत कि आप कुछ ही जगह पर अफीम को उगा सकते हो, वो जगह भी बताई। पर अगर आप उसके अलावा कहीं उगाते हुए पाए गए तो उनके लिए ऑफेंसेस और पेनल्टीज, मतलब सजा और पेनल्टी बताई गई है कि इतनी पेनल्टी
लगेगी। अब जैसे सबसे पहला यहां पर पहला प्रावधान, पहला मेनली यहां पर बोला, अगर आप मेनली ओपियम अफीम को उगाए हुए या उसकी पत्ती या उससे रिलेटेड कुछ बनाते हुए पाए गए तो आपको 10 से 20 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर दोबारा पाए गए 15 से 30 साल सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना। दूसरा, अगर आप इंपोर्ट आयात और निर्यात करते पाए गए नारकोटिक्स का तो फिर सेम ही है, ठीक है। अगर आप ओपियम को कल्टीवेट करते हुए, उगाते हुए पाए गए तो इतनी ही सजा है, इतनी ही सजा है। क्लियर हो गया है। अलाउइंग यूज ऑफ परमाइसिस, अगर आपने अपने घर में रख भी ली ना तो दिक्कत है भैया, जेल होगी। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर कैनाबिस, तो यहां पर ये अलग अलग रूल्स बनाए गए। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर इस क्वेश्चन में तो बस ऑफेंसेस एंड पेनल्टी है, वो बहुत कम में हो जाएगा। बेटा राव सुमित, क्या होता है कभी भी अगर लॉन्ग पूछा जाता है तो आप ये जरूर बताइए कि है क्या, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, मैंने कहा ना ये सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आप बढ़ाकर नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है भाई, बताइए। यार मैं एक चीज तो बोलूंगा बच्चा लोग, जो टीम कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रही है ना और बैक टू बैक आपकी डेली 3-3 घंटे की क्लास हो रही है, ये एक आसान बात नहीं है। तो एक लाइक तो बनता है हमारी टीम के लिए जो बैक फुट पे होकर काम कर रही है, आप लोगों के लिए पीपीटीज बना रही है, आप लोगों के लिए कंटेंट बना रही है। चलिए बच्चा लोग, यहां पर हिंदी में दे दिया है, ठीक है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां यहां पर पॉइंट दिया गया है। जैसे आप मेनली अगर इन रूल्स को नहीं मानते तो फाइन अलग है, गांजा, ठीक है। अगर छोटी क्वांटिटी पे करते हो, छोटी क्वांटिटी पे करते हो, कहीं कम मात्रा में पाए गए, कहीं कम मात्रा में पाए गए तो क्या होगा, अप टू 1 ईयर और फाइन बोथ, ठीक है। छोटी क्वांटिटी यहां पर कीपिंग फॉल्स अकाउंट और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, क्या होता है कि आपने कहीं गलत बता दिया, उगाया तो है और बताया नहीं, उसका गलत रिकॉर्ड रखा, उसका गलत रिकॉर्ड रखा, ठीक है। फेलियर टू प्रोड्यूस लाइसेंस, परमिट, ऑथराइजेशन ऑन डिमांड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, को कहीं ना कहीं ये ऑफेंसेस और पेनल्टीज आपकी बनती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करें बच्चा लोग, आगे बात करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फार्मासिस्ट के एथिक्स को बताइए भैया, ठीक है, उसकी जॉब के रिगार्डिंग में कि एक फार्मासिस्ट के एथिक्स क्या क्या होते हैं, फार्मासिस्ट के एथिक्स क्या क्या होते हैं वो बताइए, ठीक है। पहला पहला एथिक, पहला ethics of pharmacist describes the ethics for pharmacist in relation to his job is service। पहला है scope of pharmaceutical service। पहली चीज, when the premises are registered under statutory requirements and opened as a pharmacy, reasonably comprehensive pharmaceutical service should be provided। यहां पर बोला गया, सिंपल सी बात है कि अगर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, एक फार्मासिस्ट का रोल क्या है, अगर वो कहीं पर फार्मेसी स्टोर में भी काम करता है तो वो अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस जगह के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करे। पेशेंट आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपके पास कोई पर्चा लेकर आया और उसकी दवाई पढ़ के आप ऐसे चौंकना नहीं है, वो एथिक्स में आता है, क्योंकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना हमारे एथिक्स में आता है कि आप उसको देख के फेस एक्सप्रेशन ना बनाएं, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन ना बनाएं, ठीक है बेटा। देखो, अगर हर बच्चे के कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा तो क्लास पूरी नहीं होगी, पहली बात, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपके कमेंट्स, वो कमेंट्स, क्योंकि क्या होता है कई बार आप डिस्कशन करते हो तो सही बच्चों के कमेंट्स छिप जाते हैं और कुछ बच्चों के रह जाते हैं जो बाकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसी का संचालन करना, फार्मासिस्ट का क्या काम है?
फार्मासिस्ट का, भैया सीधी सी बात है कि फार्मेसी स्टोर को प्रॉपर संचालित करना, सही से चलाना। जैसे कि भाई जो दवाई आ रही है उसका आयात, उसका लिस्ट, कई बार आपने देखा होगा लिस्ट बनती है, जो दवाई आ रही है, जो दवाई बिक रही है उसकी भी लिस्ट बनती है, जो दवाई आनी है उसकी भी लिस्ट बनती है, जिसका स्टॉक है उसकी भी कई बार आपने देखा होगा बिल उसी के रिकॉर्डिंग में बनता है। द अपीयरेंस ऑफ द प्रेमाइसिस शुड रिफ्लेक्ट द प्रोफेशनल कैरेक्टर, ठीक है, मेनली कंटामिनेशन को बचाना, ठीक है, डिस्पेंसिंग बेकार ना हो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए पब्लिक को क्लियर होना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, जो पर्चा लेकर आ रहे हैं उसको प्रॉपर हैंडल करना, और दवाइयों को, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना, मेडिसिन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना। जब प्रेस्क्रिप्शन पेपर, जो पर्चा आता है उसको प्रेस्क्रिप्शन पेपर कहा जाता है, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन पेपर कहा जाता है, उसको प्रॉपरली हैंडल करके दवाई देना। अगर उस पर लिखा है कि सुबह में, दोपहर में, शाम में, तो वो प्रॉपर लिखकर लिफाफों पर देना, दैट इज हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मैं यहां पर बात करूंगा ड्रग्स का हैंडलिंग करना, ठीक है भाई। अब यहां पर पर्चे की ध्यान, जो दवाइयां हैं उनको प्रॉपर अच्छे से हैंडल करना। कई बार आपने देखा होगा ये दवाई की अलमारी है, ये दवाई की अलमारी है, और दवाइयों में जो ए से शुरू होती है वो यहां पर है, बी पे यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो आपने देखा होगा आप तुरंत के तुरंत कहते हो कि भैया, तुरंत के तुरंत कहते हो ये दवाई है, तो इस पे तुरंत के तुरंत पढ़ के जाएगा ए, और वो तुरंत के तुरंत ए से निकालेगा और वो आपको देगा ये 2 पत्ते, ये लो, ये ले लो, ये 4 ले लो, 5 ले लो। पॉइंट क्लियर हो गया। हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स इसी को कहा जाता है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट यहां पर क्या होता है, सिंपल सी बात है, अ फार्मासिस्ट शुड दैट द ट्रेनी आर गिवन फुल फैसिलिटी सो दे एक्वायर्ड सफिशिएंट टेक्निकल। भैया जो अप्रेंटिस, सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट, जो न्यू फार्मासिस्ट है, जो न्यू फार्मासिस्ट है, लेट सपोज वो दुकान पर गया या फार्मेसी स्टोर पर गया, वो उस, अब ये नया फार्मासिस्ट है, तो हमारी जिम्मेदारी है इसको ट्रेनिंग देना, इसको ट्रेनिंग देना कि पर्टिकुलर इसके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएं, स्किल्स डेवलप हो जाएं, वो तकनीकियां डेवलप हो जाएं, दिक्कत ना हो। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, पॉइंट क्लियर हो गया। सो यहां पर कितने पॉइंट्स हैं हमारा, पहला है स्कोप, दूसरा है कंडक्ट, तीसरा है प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करना। चलिए तो ये हमारे कुछ हैं, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, व्हाट इज द हॉस्पिटल वेस्ट। व्हाट इज द हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट का मतलब क्या है, हॉस्पिटल वेस्ट का मतलब क्या है भाई, हॉस्पिटल वेस्ट और गिव द मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। मतलब जो डिस्पोजेबल, जो बनता है, जो वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो कबाड़ा कूड़ा जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो यहां पर सबसे पहले हॉस्पिटल वेस्ट समझ लेते हैं। देखिए WHO ने एक डेफिनेशन दी थी। WHO डिफाइंस मेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट एज अ मेनली जनरेटेड वेस्ट बाय हेल्थ केयर एक्टिविटीज। ऐसा वेस्ट जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज के दौरान प्रोड्यूस होता है, मतलब इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन लग गया, अब वो जो सिरिंज है वो वेस्ट है, वो ह्यूमंस को लगी, वो वेस्ट हो गया, वो हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। निडल्स, यूज निडल्स, ठीक है। सॉइल ड्रेसिंग, जो पट्टियां होती हैं, बॉडी पार्ट्स, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, ब्लड, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये सब हमारे हॉस्पिटल वेस्ट है। WHO ने इसका एक मेनली वेस्ट, मेनली क्या बताया, एक डेफिनेशन दिया, ठीक है। उसी के बाद सेग्रीगेशन, यहां पर सेग्रीगेशन का मतलब उनको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट कर दिया। रेड बैग में क्या आएगा, येलो, कार्डबोर्ड, व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में क्या आएगा,
ब्लैक बैग में। ठीक है, क्लियर करूंगा। ठीक है, रेड, येलो, कार्डबोर्ड, व्हाइट और ब्लैक बैग, ये सेग्रीगेशन मतलब उनको अलग अलग बांट देना, उनको अलग अलग बांट देना। पॉइंट क्लियर है, उनको अलग अलग बांट देना, अलग अलग बांट देना। ठीक है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। जैसे प्रॉपर सेग्रीगेशन कैटेगरी वाइज, जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट, शार्प, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, नॉन हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से बांट देना। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट इज क्लियर। चलिए, सो दीज आर द मेनली सेग्रीगेशन। दूसरा यहां पर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, बायोमेडिकल या हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल स्टाफ मेंबर्स कि भैया ये डिस्पोजेबल है तो इसको अच्छे से आपको अलग अलग करना है, बताना है। स्टाफ को ट्रेंड कर दोगे तो वो अपने आप ही सारा काम कर देगा मैनेजमेंट में। क्या ये बात क्लियर है? एंश्योर दे आर मस्ट अवेयर, कि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा वेस्ट किस डस्टबिन में जाएगा, कौन सा वेस्ट किस डस्टबिन में जाएगा, ये पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद स्टोरेज की बात करें। स्टोरेज सिंपल सी बात है, एस्टेब्लिश्ड डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरिया फॉर ईच कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। यहां पर बोला कि जो वेस्ट बन रहा है उसको कैसे स्टोर करोगे भैया, वो सिक्योर होना चाहिए, कहीं उसमें कोई और नहीं दखल अंदाजी करना चाहिए। कुत्ते चले गए ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमन जा रहा है और लोग पास हो रहे हैं ऐसा नहीं है, वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इनएक्सेसिबल अनऑथराइज्ड पर्सनल, बिना ऑथराइज के लिए कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ना जाए वहां पर। क्लियर है सभी लोगों को? पॉइंट क्लियर है बेटा? यस। चलिए नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात करेंगे। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पर्टिकुलर कोई वेस्ट है उस पर पर्टिकुलर पैकेजिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग होनी चाहिए, पर्टिकुलर पैकेजिंग होनी चाहिए कि ये वेस्ट है। ठीक है, उस पर सिंबल्स बने होने चाहिए, इस तरीके के सिंबल्स बने होने चाहिए। यहां पर बोला ना, पैकेज बायोमेडिकल वेस्ट इन लीक प्रूफ पंचर रेजिस्टेंट कंटेनर, मतलब लीक नहीं करना चाहिए, पैकेजिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये चीज मैं आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस के तहत होना चाहिए। बोला फॉलो स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यूज डेजिग्नेटेड, ऐसा नहीं है कि जो ट्रॉलीज में आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो वो खुली हुई है, नहीं, उनको ढका होना चाहिए, उनको ढका होना चाहिए। बोला ना, यूज डेडिकेटेड ट्रॉलीज और कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ensuring that waste containers are securely placed to prevent spoilage and breakage। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है डिस्पोजेबल। भैया निपटान, सीधी सी बात है यहां पर कि कैसे डिस्पोज करोगे। ठीक है, यहां पर डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद लोकल रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। याद रखिएगा, कॉन्टेक्ट लाइसेंस्ड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और ऑथराइज्ड एजेंसीज। अगर डिस्पोजेबल, देखो बहुत सारी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि खुद ही डिस्पोजेबल नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन सब चीजों को हैंडल करती हैं। डिस्पोजेबल कंपनीज, ऐसा नहीं है हम ही ने जनरेट किया और हम ही उसको डिस्पोजेबल में लग गए, क्योंकि हर एक चीज का सही तरीका होता है। डिस्पोजेबल के भी कई तरीके होते हैं, जैसे प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर बोला गया। फॉर बायोमेडिकल वेस्ट दे विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बताएंगे, डिस्पोजेबल कैसे करना चाहिए विद सेफ्टी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया है? पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? पॉइंट क्लियर है बेटा? याद रखिएगा, मैं एक और चीज यहां पर बताऊंगा। ठीक है, पास होना मुश्किल हो जाएगा। ये सच्चाई क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के 80-80 नंबर आते हुए हर सब्जेक्ट में, और इसमें
13 नंबर, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कॉपी सबसे स्ट्रिक्ट चेक होती है और ये सच्चाई है, स्ट्रिक्ट चेकिंग है इसमें, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखे ना तो तुरंत के तुरंत कॉपी कटती है, तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, भाई जो प्रॉपर जो वेस्ट बना है उसका प्रॉपर कागजी कार्रवाई होना चाहिए। लेट सपोज एक गाड़ी निकली भैया कंपनी में से वेस्ट लेकर, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स बनना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में लिखा होना चाहिए सारी चीजें, एंट्री होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है? ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर डीएनसी एक्ट। डीएनसी एक्ट के तहत आप जो वेरियस पावर्स होती हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग एंड इंस्पेक्टर की, डीआई की, ड्रग इंस्पेक्टर की कौन कौन सी पावर्स होती हैं? पहली पावर, ठीक है भैया, पहली पावर, ठीक है, पहली पावर क्या है कि वो किसी भी दुकान में, किसी भी प्रेमाइसिस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक की जाकर, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती हो या जहां पर बेचा जाता हो, उसको बेचा जाता हो, उसको जाकर चेक कर सकता है, उस जगह को चेक कर सकता है जहां पर दवाइयों का बनाया जाता है, जहां पर मैन्युफैक्चर होता है या जहां पर बेची जाती है, उसमें जाकर वो चेक कर सकता है। पहली पावर, पहली पावर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बताइए। कर सकता है जहां पर दवाइयों का। दूसरी बात यहां पर कि भैया सीधी सी बात है, पॉइंट याद रखने के लिए कैसे, कि जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है और सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, उसको डीआई क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, चेक कर सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, ठीक है, यहां पर सैंपल्स ले सकता है, ठीक है, जहां पर दवाइयां या कॉस्मेटिक्स बन रहा है या बेचा जा रहा है या स्टॉक है या एग्जिबिटेड दिखाया जा रहा है या ऑफर किया जा रहा है सेल के लिए, उनके सैंपल्स ले सकता है। ठीक है, सैंपल्स ले सकता है, या कोई बंदा कन्वे या डिलीवर मतलब गाड़ी से ले जा रहा है, उसको भी सैंपलिंग के उसके सैंपल ले सकता है, उसके सैंपल ले सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है? उसके सैंपल्स ले सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया है? ठीक है। तीसरी बात, तीसरा, एट ऑल रीजनेबल टाइम्स विद नेसेसरी असिस्टेंट। वो ड्रग इंस्पेक्टर, सिंपल सी बात है यहां पर, वो ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को सर्च के आदेश दे सकता है, मतलब कि भाई इसकी जांच करो, who has secreted about his person any drug or any cosmetic in respect of an offensing related to the manufacturing। मतलब कोई पर्सन अगर इन्वॉल्व है किसमें, किसमें, दवाई के बनाने में, बेचने में, ठीक है, उसके, तो यहां पर बोला गया है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, उसकी जांच के आदेश दे सकता है ड्रग इंस्पेक्टर। enter any place in which an offense related to manufacture, sale or distribution of drug has been being or committed। मतलब उस जगह में भी घुस सकता है जहां पर दवाइयां इलीगली या तो बनाई जा रही हैं या बेची जा रही हैं या स्टॉक करा जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है? पॉइंट क्लियर बच्चा लोग? पॉइंट क्लियर है? सभी लोग एक बार जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर बताइए, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर बताइए। भाई ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, लिख लीजिएगा। हाँ चल, अगर इसको पढ़ लोगे बेटा तो पास हो जाओगे। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आगे बता दिया हूं आपको, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पीसीआई। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
यहां पर बताना है कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये बताने हैं आपको। व्हाट आर द फंक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले भैया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कौन कौन होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो। याद करने का तरीका कैसे याद रखोगे, 6-1-1, इसमें 6-2-1, इसमें 1-1 और 1, ठीक है, क्लियर है। इसमें 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 4 जो मेंबर होंगे, जो 4 मेंबर जो होंगे वो टीचर्स होंगे जो यूजीसी से होंगे, जो यूजीसी इलेक्टेड करेगा। एक मेंबर हमारा कौन होगा, एक मेंबर होगा मेडिकल काउंसिल एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको इलेक्ट करेगी। एक मेंबर हमारा फार्मासिस्ट होगा जो कि स्टेट को मेनली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। टोटल 8 होंगे, इसमें 9 होंगे, 6 मेंबर्स होंगे हमारे जिनके पास डी फार्मा की डिग्री होगी, ठीक है, 2 मेंबर, एक यूजीसी से, एक एआईसीटी से, एक मेंबर होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक मेंबर होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। वहीं पर डायरेक्टर्स होंगे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ये है हमारी संगठन पीसीआई का, ठीक है, पीसीआई का, ठीक है, पीसीआई का संगठन, क्लियर है। अब यहां पर फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या कार्य करता है एक पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या क्या कार्य है। भैया सीधी सी बात, एक पर्टिकुलर एजुकेशन, कम से कम एजुकेशन कि हाँ कि ये स्टूडेंट फार्मासिस्ट कहला सकता है, उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया बनाना। जैसे डी फार्मा ही केवल फार्मासिस्ट बन सकता है, डी फार्मा, कम से कम डी फार्मा तो होना चाहिए, ये बोला गया पीसीआई के थ्रू, ठीक है। उसी के बाद फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन विद एन अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर्स बनाना एग्जीक्यूटिव कमेटी की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, कि भैया इंस्पेक्टर्स को ये रोल अदा करना है पीसीआई में, इंस्पेक्शन में उनकी ड्यूटीज बनाना। रेगुलेटिंग द मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बाय रेगुलर इंस्पेक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, अप्रूविंग इंस्टीट्यूट्स दैट कंडक्ट फार्मेसी कोर्सेज, जो इंस्टीट्यूट्स फार्मेसी कोर्सेज चलाते हैं उनको अप्रूव करना, ठीक है। अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, मेंटेनेंस, सेंट्रल रजिस्टर, जो फार्मासिस्ट बनते हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करना। क्या ये बात क्लियर हो गई है, क्या ये बात क्लियर हो गई है, बताइए सभी लोग यहां पर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर कीजिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है भाई, क्लियर हो रहा है बच्चा लोग, सभी लोगों को, ठीक है। यस, क्लियर कीजिएगा भाई, क्लियर कीजिएगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बता दिए कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर उनकी, लेट सपोज कि फार्मासिस्ट कौन बनेगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखना, जो कॉलेज में फार्मेसी चल रहा है उनको अप्रूवल देना, प्रेसिडेंट की पावर्स को बताना कि आपको ये करना है, इंस्पेक्टर्स को उनकी पावर बताना, ठीक है। एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स वो है, ठीक है, बताता है। नेक्स्ट है डिस्कस द ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स। यहां पर बोला गया है कि ब्रीडिंग कैसे करते हैं एनिमल्स की। लेट सपोज जो एनिमल्स हम दवाइयों की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का मतलब आप समझिएगा, यहां पर मुझे बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहा है आसान हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि हम जो मेनली ब्रीडिंग टेक्निक्स होंगी, ये चीज मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में और बताऊंगा, इसको क्लियर करूंगा।
इसको आगे वाले क्वेश्चन में एक प्रॉपरली टेक्निक के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है, NELM बताइए। यहां पर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बच्चा लोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NELM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, बताइएगा। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, तबीयत खराब है, थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, पर क्लास चलती रहेगी, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, क्लास रुकेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पेपर्स हैं अगले हफ्ते से, ठीक है। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग आज रात में MCQ क्लास भी लेंगे, MCQ क्लास भी लेंगे, 50 क्वेश्चंस की लाइव क्लास होगी, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन क्या है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, देखिए एसेंशियल का मतलब जरूरतमंद, जरूरतमंद, ठीक है, सिंपल सी बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOHFW इज mandated to ensure the quality healthcare system by assuring availability of safe and efficacious medicines for its population। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कुछ दवाइयां तो बहुत जरूरी हैं जो हमारी पॉपुलेशन को, जो हमारी जनसंख्या, जो हमारी जनता है उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, with the aim of promotional of rational use of medicines on the basis of cost, safety, efficacy and to promote prescription by generic names। सिंपल सी बात बोला कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स प्रमोट करती है हमारे रेशनल यूज, मतलब सही दवाई सही बीमारी के लिए, रेशनल यूज ये बोला जाता है, ठीक है। रेशनल यूज ऑफ कि उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसकी एफिकेसी को, कि हमारे जिस पेशेंट को जो जरूरत है वो मिल जाए। उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन 1966 विच कंप्राइजेज 279 मेडिसिन। मतलब यहां पर बोला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एसेंशियल लिस्ट बनाई, उसके तहत 279 ड्रग्स हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं, हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं, याद रखिएगा, एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। उसी के बाद भाई पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, NELM का लाने का उद्देश्य क्या है, ये चीज बोली है। मैं यहां पर बोला द मेडिसिन इन NELM शुड बी अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड विद एश्योर्ड क्वालिटी, मतलब अफोर्डेबल, जिसको आप अफोर्ड कर सको उस कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए। दूसरा, द मेडिसिन यूज इन द वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इमर्जिंग एंड रीइमर्जिंग इन्फेक्शंस शुड बी एड्रेस्ड इन द लिस्ट, मतलब बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं, उसके NELM इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हाँ वो ड्रग्स हमारी मिल जाए, ठीक है। द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट नीड्स टू बी कंट्री स्पेसिफिक एड्रेसिंग द डिजीज बर्डन। यहां पर बोला कि जिस ये जो NLEM है ना, ये देश में जो बीमारी फैल रही है उसके अकॉर्डिंग बनती है। जैसे सपोज मैं यहां पर एक बात बताऊं, अफ्रीका में अपने समय में एक वायरस जरूर फैल रहा था, इबोला वायरस, उसके तहत इबोला वायरस की दवाई वहां पर ज्यादा चाहिए, NLEM उसकी लिस्ट में, ठीक है, यही बोला। NLEM is a dynamic document and feedback from all stakeholder is welcome which will help in revision, ठीक है। NLEM दिन ब दिन, हर महीने, हर साल चेंज होती है, कुछ ड्रग्स ऐड होती हैं, कुछ ड्रग्स डिलीट होती हैं, क्लियर है। ये है NLEM का, ठीक है, यहां पर आप इसको आगे देख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्कस द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन बताइए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बताइए। ठीक है, यहां पर डिस्कस द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, कि एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताइए, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन लिख कर आएगा, याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन, ठीक है। पहला भैया रोल देख लेना, यहां पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर में पहली बात, as soon as maybe after this chapter has been taken effect in the state,
द स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड इन द मैनर हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड अ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। एक पर्टिकुलर रजिस्टर होता है, याद रखिएगा, स्टेट काउंसिल का एक रजिस्टर होता है, उसके थ्रू हम इंक्लूड करते हैं। पहली बात, हमें उसका पूरा नाम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए, ये पहली चीज। उसके बाद उसने पहली बार कब एंट्री कराई अपनी रजिस्टर में, ठीक है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, बी फार्मा है कि डी फार्मा है, क्या उसका प्रोफेशनल जहां पर वो काम करता है उसका एड्रेस क्या है, जहां पर वो काम करता है, ये सारी डिटेल्स उसके रजिस्टर में होनी चाहिए, उसके स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया है, सभी लोग बताएंगे एक बार। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, आईएसी। आईएईसी क्या है? इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। यहां पर देखिएगा, ये इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी क्यों बनाई गई, मैं यहां पर क्लियर करता हूं। इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी इसलिए बनाई गई कि भाई जो दवाइयां हम टेस्ट करते हैं अपने एनिमल्स पे, कई बार क्या होता है कि हम रूल्स नहीं फॉलो करते। हमने लिए पढ़ाई के लिए 40 एनिमल और उसमें से 30 मर गए, कारण क्या है? तो इन चीजों पर, सब चीजों पर रोकथाम, रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए ये कमेटीज बनाई गई। जैसे यहां पर बोला गया ना, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, यहां पर पहली ड्यूटी क्या है ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जैसे एक्सपेरिमेंट्स जो भी हो रहे हैं एनिमल्स पर, ठीक है, वो मेनली एक पर्टिकुलर वेटनरी साइंस या मेडिसिन इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, जो कि अप्रूव्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, पहली बात। दूसरा, एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, केयर और ह्यूमैनिटी के मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। तीसरी बात, यहां पर बोला एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स आर अवॉइडेड वेयरएवर इट इज पॉसिबल टू डू सो, मतलब जहां पर एनिमल्स की जरूरत ना हो तो वहां पर इस्तेमाल ही ना करें, उनको अवॉइड करें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स लार्जर एनिमल्स पर अवॉइड करें, बड़े एनिमल्स पर अवॉइड करें, ये चीज बोली गई है। आईएईसी के ये 4 से 5 रूल्स हैं जो यहां पर बताए गए हैं, ठीक है। सीधी सी बात भाई, यहां पर बोला कि ऐसे इंस्टीट्यूट में करना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, और केयर से करने चाहिए, बड़े एनिमल्स पे नहीं करने चाहिए, और जहां पर हो सकता है कि इग्नोर किया जा सकता है वहां पर अवॉइड करें, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स नॉट परफॉर्म्ड टू फॉर दी पर्पज ऑफ एक्वायरिंग मैनुअल स्किल, मतलब ऐसा नहीं कि अपना हाथ साफ करने के लिए, स्किल्स अच्छे से जनरेट करने के लिए एनिमल की हत्या कर दें, नहीं। Animals intended for the performance of experiments are poorly looked after both before and after experiment, मतलब एनिमल्स को ध्यान रखना है पहले एक्सपेरिमेंट से और उसके बाद भी, ऐसा नहीं है कि वो मर जाए, ठीक है। उसी के बाद सूटेबल रिकॉर्ड्स बनना चाहिए एनिमल्स का, सूटेबल रिकॉर्ड उसका मेंटेनेंस होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, सूटेबल रिकॉर्ड बनना चाहिए। सूटेबल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एंड आईएईसी विल रिव्यू एंड अप्रूव ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स, मतलब सिंपल सी बात है, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर किसी पर्सन को, किसी स्कॉलर को एनिमल चाहिए तो वो पहले वो पहले वो देखेगा कि जरूरत भी है कि नहीं, तब अप्रूव करेगा, क्लियर है। कंपोजिशन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या कंपोजिशन होती है, कौन कौन है हमारे किसमें, आईएईसी में। आईएईसी में सबसे पहले एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होना चाहिए, 5 नंबर में बीटी यूपी में 3 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 साइंटिस्ट डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से होने चाहिए, एक वेटरिनियन होना चाहिए, ठीक है, एक साइंटिस्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूट के बाहर का, एक नॉन साइंटिफिक सोशली अवेयर मेंबर होना चाहिए सीपीसीएस के नॉमिनी का, ठीक है। पॉइंट क्लियर है बच्चा लोग, सभी लोगों को? बिट्टू शर्मा, बेटा हिंदी ही बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी ही बोल रहा हूं, और ये हिंदी में यहां लिखवाया हुआ भी है, इंग्लिश तो बोला ही नहीं हूं बच्चे।
क्लियर है सभी लोगों को यहां पर? बताइए, क्लियर है? भैया बताइएगा, क्लियर है क्या? बच्चा लोग एक बार बस कमेंट सेक्शन में यस और नो टाइप कर दीजिए प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बात करते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, FSSAI के फंक्शंस बता दीजिए। FSSAI के फंक्शंस बता दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, FSSAI के फंक्शंस फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, चिंता नहीं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी लाया हूं और उसके बाद MCQs हैं। ठीक है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर फंक्शंस, पहला पॉइंट बताइएगा, सेटिंग ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो क्लियर कीजिएगा सबसे पहले जल्दी से। यस, क्लियर कीजिएगा भाई। इसके बाद हम मेनली पढ़ने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले रूल्स को बनाना और गाइडलाइंस को बनाना। ठीक है, याद रखिएगा, विच नीड टू बी फॉलोड बाय ऑल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जितनी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए रूल्स बनाना, उनके लिए रूल्स बनाना, याद रखिएगा। दूसरा, उनको लाइसेंस देना। आपने देखा होगा जो फूड की शॉप होगी उनकी लाइसेंस बने होंगे, उनके वहां पे एक पर्चा सा चिपक रहा होगा, उनके वहां पर इस तरीके का एक पर्चा सा चिपक रहा होगा, FSSAI लिखा होगा। बताइएगा, क्लियर कीजिएगा सभी लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिएगा भाई, क्लियर है ये? क्लियर कीजिएगा भाई। चलिए, सो ये यहां पर अभी हम लोग पॉज करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेहनत करते रहिए। अभी कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हम यहां पर रोक रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs जल्दी लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।